हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, सबसे हॉट टॉपिक क्या कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आप जानते हैं कि 34 इयर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव किया है, वापस से न्यू फॉर्मेट में लाए हैं। तो अब हम सभी को जानना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कि ये न्यू कोई रिश्तेदार बात कर रहे हो, कोई दोस्त बात कर रहे हो और हमें ही नॉलेज ना हो। कल हम टीचर और हमें ही नहीं पता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, कहीं दोस्तों यारों में बैठे हैं और कोई बातचीत हो रही है और हमें ही नहीं पता हो। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपने अपने आप को अपडेटेड नहीं किया तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को अपडेटेड कर लें। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। तो अब जानते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या नया है। तो देखिए, सबसे पहले कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर ये तो पॉलिटिशियन की बनाई हुई है, इसमें क्या नया होगा। तो मैं पहले बता दूं, ये बनाई है के कस्तूरीरंगन। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, के कस्तूरीरंगन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि इसरो में काम कर चुके हैं, हमारे पहले के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम के साथ, उनके साथ असिस्टेंट थे के कस्तूरीरंगन। तो किसी ऐसे वैसे का नहीं है, के कस्तूरीरंगन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उनको इस एजुकेशन फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए इस कमेटी का जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो के कस्तूरीरंगन को बनाया गया। दूसरी बात देखिए, अब क्या किया गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, अब उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। कि अब एजुकेशन का पूरा काम वैसे ये देखती थी, लेकिन अब नाम ही एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। और पहले हमारा जीडीपी में लगभग 1.5 से 4.5% तक हमारा बजट रहता था, लेकिन अब इसको टारगेट किया गया 6%। बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है, दैट इज द मैटर। देखो, पॉलिसी अच्छी है, मैं तो एक बात जानता हूँ, पॉलिसी अच्छी है, एग्जीक्यूशन कैसा होगा दैट इज द मैटर। क्योंकि एग्जीक्यूशन के अंदर गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं, सोसाइटी है, सभी की हेल्प की जरूरत होती है। उसके बगैर एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो सकता। ये केवल एक सिंगल मतलब एक पहिए की सवारी नहीं है, बहुत सारे पहिए हैं। अगर कोई भी पहिया गड़बड़ करेगा तो पॉलिसी जो है वो खराब हो जाएगी। तो पॉलिसी तो अच्छी है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है दैट इज द मैटर। तो पहले क्या था, हमारा ओल्ड प्लान जो था उसमें ये था, पहले ओल्ड प्लान को देख ले जो हमको थोड़ा सा ध्यान रहे कि प्राइमरी में आपका फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास आ जाती थी, मिडिल में आपकी 6 to 8 क्लास आ जाती थी, सेकेंडरी में 9th and 10th आ जाती थी, हायर सेकेंडरी में 11th and 12th आ जाती थी, और देन बैचलर जो आपका अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स था उसमें 3 ईयर आते थे, और देन मास्टर में 2 ईयर। ये ईयर्स लिखे हुए हैं, 5 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2। अब सिस्टम जो है वो नया कर दिया गया। इस सिस्टम का आप देखेंगे तो यहाँ तो मैं क्लास लिख रहा हूँ, यहाँ ईयर्स लिख रहा हूँ और यहाँ एज लिख रहा हूँ, 3 अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले प्री वाला जो अपना पीरियड होता है वो होता है 3 इयर्स का, और उसमें 3 to 6 ईयर के बच्चे जो हैं वो रहेंगे। आपके LKG है, UKG है, प्रेप है, वो सब क्लासें आपके 3 इयर्स के अंदर यहाँ आ जाएगी, है ना। LKG है आपकी, UKG है और आपका प्रेप है, ये सारा आपका इसमें आ गया। देन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इयर्स लगेंगे, तब तक एज हो जाएगी आपकी 6 to 8 ईयर। देन क्लास थर्ड एंड फिफ्थ से लेके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 साल लगेंगे, और बच्चे की एज हो जाएगी 8 से लेके 11 साल के बीच। देन आपका क्लास आएगा 6 to 8, 3 साल का पीरियड है, और एज हो जाएगी बच्चे की 11 से 14। देन 9th से लेके 12th तक का 4 ईयर का सेगमेंट बनाया, 14 to 18 ईयर तक की एज का। आगे का अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा बहुत अपन इसको देख ले कि ये क्या है आपका, किस तरीके से सेगमेंट चल रहा है। कि आपका जो जोड़ा गया है वो देखो, 3 ईयर तो आपके इसमें लग जाएंगे और 12 ईयर इसमें लग जाएंगे। कुल मिला के 15 साल का आपका एजुकेशन पीरियड आपका हो गया। 3 साल का जब बच्चा एडमिट होगा, प्लस 3 साल प्री में चले गए, 12 साल इसमें लग गए, 18 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका एज का, ईयर्स का और क्लास का ये पूरा सेगमेंट है, जो कि अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी क्लास में बच्चा किस एज ग्रुप में होगा उस सिस्टम को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सिस्टम को क्या चेंज किया कि हम देखें कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड तक, यानी प्री से लेके फर्स्ट सेकंड तक, यानी सेकंड तक मैं कहूँ यहाँ तक, इसको फंडामेंटल स्टेज का नाम दिया कि ये बेसिक स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज है। यहाँ हम जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना वो करेंगे, यानी बच्चों से एक्टिविटीज ज़्यादा करेंगे, उनका जो बैग का बोझ है वो कम कर दिया जाएगा, जिससे उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो। केयर एंड एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी केयर प्रायोरिटी पर है, एजुकेशन तो है ही पर केयर साथ में है, केयर प्रायोरिटी पर है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपकी स्टेज 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट होगी। फिर आपकी आएगी प्रिपरेटरी स्टेज।
प्रिपरेटरी स्टेज में क्लासेस ली गई है 3rd to 5th, ठीक है। ये आपका इसमें 8 से 11 साल का बच्चा होगा और उसमें 3 साल आपके लगेंगे, ठीक है। नाउ अब आपकी आ जाएगी मिडिल एज। मिडिल एज में 6 से 8th क्लास है, 3 साल लगेंगे। 11 से 14 साल का आपका बच्चा होगा। यहाँ क्योंकि बच्चा 6th क्लास में एंटर कर रहा है तो क्या चीज़ें की गई हैं कि यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चे के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की है। सर वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें क्या काम आएंगी? देखिए होता क्या है कि इस वक्त बच्चे का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। अगर हम उसको अभी से जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि आगे जाकर वो उसको एज ए करियर अपना सकता है। और घर के भी छोटे मोटे काम है, आज छोटा से छोटा एक प्लम्बिंग का काम है या कारपेंटिंग का काम है या इलेक्ट्रीशियन का काम है, हमें आता ही नहीं है और हम उस काम के लिए बाहर भाग रहे हैं। तो वो काम अगर हमारा यहाँ हो जाएगा तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। तो 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बिंग की, कारपेंटिंग की। और ये सब बैगलेस होंगी, मतलब उसमें आपको बैग नहीं ले जाना है, आपको जो है वो काम सीखना है। ये काम आप सीखेंगे तो आपके अंदर एक हुनर, एक टैलेंट डेवलप हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कारपेंटर बनना है, पर घर के छोटे मोटे काम निपटा सको इतनी एजुकेशन तो आपको आनी चाहिए। और अगर अच्छे बन जाओ तो कोई जरूरी थोड़ा ना कारपेंटर, इंटीरियर डिजाइनर भी तो बन सकते हो। तो इसीलिए इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अब छोटे छोटे काम आपको घर में ही आने चाहिए, ये टैलेंट आपके अंदर डेवलप किया जाएगा। नाउ ये तो हो गई। अच्छा, इसी वक्त क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह की कोडिंग वगैरह जो है वो भी स्टार्ट करा दी जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी वो 1986 में बनी थी। उसमें कंप्यूटर इंडिया में जस्ट एंटर ही हुआ था तो कंप्यूटर को एजुकेशन सिस्टम का कोई पार्ट ही नहीं बनाया गया। दैट्स वाई देयर वाज ए प्रॉब्लम। लेकिन आज क्या है, आज तो घर घर में कंप्यूटर है। जैसे कैलकुलेटर पढ़े वैसे कंप्यूटर पढ़े। तो अगर हमें उसकी कोडिंग, उसकी समझ क्लास 6 से ही आने लग जाएगी तो आगे जाके हम बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे अपना। हम कंप्यूटर में अपनी लाइन बना पाएंगे और टेक्नोलॉजी को अपने साथ कर सकेंगे, ठीक है ना। नाउ अब पहले सब्जेक्ट जो हम सिलेक्शन करते थे वो हम करते थे यहाँ 11th क्लास से, लेकिन अब सब्जेक्ट सिलेक्शन का इन्होंने दे दिया क्लास 9th के बाद। देखो क्लास 9th में आप जैसे ही आएंगे आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लो। अब यहाँ आकर एक क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है, सर मैं तो पुराने ज़माने में 11th क्लास में भी ये नहीं जानता था कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि पहले सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता था साइंस इंटेलिजेंट बच्चा ले लेगा, कॉमर्स एवरेज बच्चा ले लेगा और बिलो एवरेज होगा वो आर्ट्स ले लेगा। अब उसको ह्यूमैनिटीज़ कहा जा रहा है। लेकिन ये बहुत मतलब रिजिड था कि अगर कोई साइंस का बच्चा है तो वो साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। अब साइंस वाले किसी बच्चे को म्यूज़िक पसंद है पर वो तो नहीं ले सकता। तो आप देखोगे इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि आगे जाके म्यूज़िक में किसी को चॉइस ही नहीं मिलती थी कि साइंस वाला बच्चा म्यूज़िक ले ले या कॉमर्स वाला बच्चा म्यूज़िक ले ले। तो बहुत रिजिड थी चीज़। लेकिन अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई, आपको अपनी पसंद का जो सब्जेक्ट लेना है आप एक साइंस का लो, एक कॉमर्स का लो, एक म्यूज़िक का, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का ले लो, आपको पूरी आज़ादी है। मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि स्टूडेंट अपनी चॉइस से अपना कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं मेरी बात करूं कि मेरे टाइम पे कॉमर्स वालों को मैथ्स अलाउड नहीं थी तो मैं तो मैथ्स ले ही नहीं पाया, लेकिन अब वो सब चीज़ें अलाउड है। सही है। तो मतलब कई जगह हमारी चॉइस होती है, हमें पसंद, हमें पैशन है, लेकिन हम वो सब्जेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि वो कॉमर्स के साथ है ही नहीं, वो साइंस के साथ है ही नहीं। तो अब इस चीज़ को पूरा का पूरा ओपन कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से आप बहुत हैप्पी होंगे इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ तो सर बड़ी अच्छी हुई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बॉर्डर ओपन कर दिए गए। भैया साइंस वाला बच्चा म्यूज़िक ले सकता है, फाइन आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी ले सकता है। बॉर्डर, अब ब्रॉडर चॉइस, आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है, कोई भी ऑप्शन आपके लिए क्लोज नहीं होगा। हाँ, उसमें मेजर और माइनर होंगे कि भैया ऐसा कुछ सब्जेक्ट ले लेंगे तो बनेंगे क्या, तो उसमें आप सब्जेक्ट कुछ तो मेजर होंगे और कुछ माइनर होंगे। तो जैसे आपने मेजर में ले ली फिजिक्स और मैथ्स और माइनर में ले ली म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ले सकते हैं। सर मेजर में मेरी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है, माइनर में मेरी म्यूजिक एंड आर्ट्स है, तो ऐसा हो सकता है। अब आपको
पूरी चॉइस दी जा रही है कि आप अपना कोई भी करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को फिजिक्स और अकाउंट पसंद है और उसको म्यूजिक भी पसंद हो सकता है, पर पहले तो चॉइस ही नहीं थी, अब चॉइस है। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं जो कि पहले कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे नहीं ले पाते थे, लेकिन अब तो ले पाएंगे। तो ये चॉइस अब उनको 9th क्लास में करनी है, तो डेफिनेटली उनको टीचर्स की और पेरेंट्स की पूरी हेल्प चाहिए होगी जब वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना आई थिंक बच्चे के लिए बड़ा ही टफ काम होता है। लेकिन अब ब्रॉडर वे में जाएंगे तो मेजर माइनर होगा। अच्छा, अब जो अपना पैशन का सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं। मुझे ड्राइंग बड़ी पसंद थी, लेकिन ड्राइंग के ऑप्शन ही नहीं थे कॉमर्स में, तो आप कहाँ से लोगे? तो अब आप अपने पैशन को जो है कर सकते हो, और पैशन को कैरी ऑन करने के बाद क्या पता पैशन ही करियर बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए अब पैशन को छोड़ना नहीं है, मन को नहीं मारना। अब आप अपने इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात समझ में आ गई। सर एग्ज़ाम कैसे होंगे? तो देखो, एग्ज़ाम में प्रपोजल जो है सेमेस्टर सिस्टम का है, यानी ट्वाइस इन अ ईयर। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी प्रपोजल है, ड्राफ्ट है जो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब ये आएगा आपका पार्लियामेंट में, बहस होगी, तो इसमें चेंज भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं जो पार्लियामेंट सजेस्ट करेगी तब। ठीक है, अभी 100% फाइनल नहीं है, पर हाँ ओवरऑल ये होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 3 लैंग्वेजेस फार्मूला। सर ये लैंग्वेजेस का बड़ा चक्कर पड़ रहा है कि क्या है। देखिए ऐसा है कि आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देखेंगे, लोगों को यही कहने का है सर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है ना नहीं है, पर अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें, जैपनीज़ लोग इंग्लिश नहीं सीखते, क्या टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? चाइनीज़ लोग मंडारिन सीखते हैं, क्या टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? जर्मन्स इंग्लिश नहीं सीखते, क्या टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? फ्रेंच लोग इंग्लिश नहीं सीखते, क्या टेक्नोलॉजी? तो ये जो दिमाग में आपके घुसी हुई है ना कि इंग्लिश सीखने से ही आप वर्ल्ड में मॉडर्नाइज हो पाएंगे, तो ये गलतफहमी निकाल दें। मैं एक छोटा सा फैक्ट और देता हूँ। सर्बिया एक कंट्री आपने सुनी होगी, वो वहाँ की पूरी पढ़ाई सर्बियन में होती है, और वहाँ एक स्कूल है मैथमेटिकल ग्रामर स्कूल, आप गूगल पे सर्च करिएगा मिलेगा। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मैथ्स ओलंपियाड जीते हैं ना, वो सर्बिया के उस स्कूल ने जीते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, वो सर्बियन लैंग्वेज में पढ़ाता है। तो कहते हैं कि हमारे थॉट हैं, जो हमारे सपने हैं, वो किस लैंग्वेज में आते हैं, वही आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होती है। तो सोच के देखिएगा, आपको जो सपने आते हैं वो नॉर्मली आपकी मदर टंग में आते हैं। वो मदर टंग कुछ भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, जो भी हो सकती है, पर वो उसमें आते हैं। तो आपके माइंड की जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी होती है ना, वो आपके लोकल लैंग्वेज पे होती है, मदर टंग में होती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज में नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत अच्छी कदम है, इससे हम हमारे कल्चर से जुड़ पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा दिमाग जिस चीज़ के लिए डेवलप्ड है, और हम देख रहे हैं, मैंने सर्बिया का एग्जांपल दिया, जापान, जर्मनी, चाइना, इन सब के, फ्रांस के एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं उसको कि वो इंग्लिश को छोड़कर भी डेवलप हुए हैं। और देखो फॉरेन लैंग्वेज तो कभी भी सीखी जा सकती है। एक बात बताइए, आप में से कितने सारे जने ऐसे होंगे जिन्होंने करियर में आगे बढ़ने के बाद लैंग्वेज सीखी होंगी, या 12th के बाद लैंग्वेज सीखी होंगी और उनको बहुत अच्छे से लैंग्वेज आ गई। भाई सोचिए, आपने इंग्लिश सीख ली और आपका जॉब लगा जापान में, तो आ गई इंग्लिश काम? नहीं आई ना। आपने इंग्लिश सीखी और आपका जॉब लगा फ्रांस में, तो वहाँ तो फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, अब आ गई इंग्लिश काम। तो ये जो सोचना कि नहीं जी हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। वर्ल्ड में अगर आप जितनी भी बड़ी कंट्रीज देख रहे हैं, वो सभी लोग अपनी मदर टंग में काम करके ही आगे बढ़े हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखो, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है मेरा आपका, पर मिनिस्ट्री ने जो सोचा है मैं उनका ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर अपन देखें गाँवों के अंदर जो लोग इनरोल होते हैं 100 बच्चे, उनमें से केवल 20 बच्चे ही हायर एजुकेशन पहुँच पाते हैं, क्यों? वो बेचारे लैंग्वेजेस में उलझ के रह जाते हैं। हम उनको भी तो सोचें, हम केवल अपना ही सोच रहे हैं। फिर दूसरी बात, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने 5-6 कंट्रीज़ के नाम लिए, ये सब लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद दे आर सक्सेसफुल। आज अगर हम IAS RAS में देखें, IAS में देखें एग्ज़ाम, और अपन IPS में देखें, तो बिहार और यूपी के इतने सारे जने आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, फिर वो क्यों आगे आ रहे हैं? तो देखो ऐसा है, केवल इंग्लिश कोई नॉलेज का पैमाना ना माने। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको सब्जेक्ट मत बनाइए। आपने उसको सब्जेक्ट बना के बच्चे को कैद कर दिया, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो देखिए, अब मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश
एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाएगा पर नॉट एज ए लैंग्वेज। अब इसमें पार्लियामेंट का क्या डिसीजन होता है ये बाद की बातें। फॉरेन लैंग्वेज जो है वो ऑप्शन जो आएगा वो आफ्टर 8th आएगा कि हाँ भाई 8th क्लास के बाद अब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं सीखिए, क्योंकि हमको जो चीज़ें सिखानी थी हमने हम आपको मदर टंग में सब चीज़ें सिखा दी है। और जिसको सीखनी हो, पहले आप अगर आज से 25-30 साल या 40 साल पहले की बातें करेंगे तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस ही 6th क्लास में होती थी। तो क्या वो लोग इंग्लिश नहीं सीखे? आप अपने पेरेंट्स से या उनसे पूछिए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जबकि उन्होंने इंग्लिश 6th क्लास से चालू की थी। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश शुरू से चालू होगी तो ही सीख पाएंगे। आपने बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज बचपन से तो नहीं सीखी, लेकिन बाद में तो सीख गए ना। तो सब सीखा जा सकता है। जिस काम में आप लगेंगे, जिस कंट्री आप जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज आप 4-6 महीने में ठीक ठाक सीख जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये 3 लैंग्वेज का आपका फॉर्मूला है, ये भी अपन को देखना है। इसके अलावा फ़ी कैप के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अब स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर मैक्सिमम फ़ी लिमिट का एक कैप लगाया जाएगा कि इससे ऊपर आपकी फ़ीस नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। एक बात अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए।